मेरे YouTube चैनल फ्यूचरलेंस में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा जंगली गुलाब की शाखा उसके ताबूत पर रख देने से वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। ताबूत में दागी गई पवित्र गोली उसे सचमुच मार सकती है, और जहां तक उसके शरीर में खूंटा घोंपने की बात है, हम पहले ही उसकी शांति को जानते हैं, या उसका सिर काट देने से उसे विश्राम मिलता है। हमने ये अपनी आंखों से देखा है। अब आगे एपिसोड 32। इस प्रकार जब हम इस उसमनुष्य का घर ढूंढेंगे तो हम उसे उसके ताबूत तक सीमित कर सकते हैं और उसे नष्ट कर सकते हैं, यदि हम वही करें जो हम जानते हैं। लेकिन वो चतुर है। मैंने अपने मित्र आर्मेनियस से, जो बुडापेस्ट यूनिवर्सिटी में है, उसका इतिहास जानने के लिए कहा था, और उपलब्ध सभी साधनों से उन्होंने मुझे बताया कि वह क्या था। वो वास्तव में वही वॉयवोड ड्रैकुला रहा होगा जिसने टर्की की सीमा पर, महान नदी के पार, तुर्कों के विरुद्ध अपना नाम कमाया था। यदि ऐसा है तो वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था, क्योंकि उस समय और उसके बाद कई सदियों तक उसे जंगल के पार की भूमि के पुत्रों में सबसे चतुर, सबसे चालाक और सबसे बहादुर माना जाता था। वो महान मस्तिष्क और वो लोहे जैसी दृढ़ता उसके साथ कब्र तक गई, और आज भी हमारे विरुद्ध खड़ी है। आर्मेनियस के अनुसार ड्रैकुला एक महान और कुलीन वंश था। हालांकि समय समय पर ऐसे लोग भी हुए जिन्हें उनके समकालीनों ने बुरी शक्तियों से जुड़ा माना। उन्होंने उसके रहस्य स्कोलोमेंस में सीखे, जो लेक हर्मेनस्टाद के ऊपर पहाड़ों में था, जहां कहा जाता है कि शैतान हर 10वें विद्यार्थी को अपना अधिकार मानता है। अभिलेखों में स्त्रेगोइका यानी चुड़ैल, ओर्दोग और पोकोल यानी शैतान और नरक जैसे शब्द मिलते हैं, और एक पांडुलिपि में इसी ड्रैकुला को वाम्पायर कहा गया है, जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसी व्यक्ति की संतानों में महान पुरुष और अच्छी स्त्रियां हुई है, और उनकी कब्रें उस धरती को पवित्र बनाती है जहां केवल ये घृणित चीज रह सकती है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी भयावताओं में से एक ये है कि ये बुराई अच्छाई में गहराई तक जड़ें जमा चुकी है। ऐसी भूमि में जहां पवित्र स्मृतियां नहीं हैं, ये टिक नहीं सकती। जब वे बात कर रहे थे, मिस्टर मॉरिस खिड़की की ओर लगातार देख रहे थे, और अब वो चुपचाप उठे और कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर का विराम हुआ, और फिर प्रोफेसर आगे बोले, और अब हमें ये तय करना होगा कि हम क्या करेंगे। हमारे पास यहां बहुत सा विवरण है, और हमें अपनी योजना बनानी होगी। हम जोनाथन की जांच से जानते हैं कि किले से वेडबी तक मिट्टी के 50 बक्से आए थे, और वे सभी कारफैक्स पहुंचा दिए गए थे। हम ये भी जानते हैं कि कम से कम कुछ बक्से वहां से हटा दिए गए हैं। मुझे लगता है कि हमारा पहला कदम ये पता लगाना होना चाहिए कि क्या बाकी सारे बक्से अब भी उस दीवार के पार वाले घर में हैं, जिसे हमने आज देखा था, या और भी हटाए जा चुके हैं। यदि ऐसा है तो हमें उनका पता लगाना होगा। यही हम बहुत ही चौंकाने वाले ढंग से बाधित हुए। घर के बाहर से पिस्तौल चलने की आवाज आई। खिड़की का शीशा गोली से टूट गया, और गोली चौखट के ऊपर से टकराकर कमरे की दूर वाली दीवार से जा लगी। मुझे डर है कि मैं दिल से कायर हूं, क्योंकि मैं चीख उठी। सभी पुरुष तुरंत खड़े हो गए। लॉर्ड गोडाल्मिंग खिड़की की ओर दौड़े और उसे खोल दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, हमें बाहर से मिस्टर मॉरिस की आवाज सुनाई दी। माफ कीजिए, मुझे डर है कि मैंने आपको डरा दिया। मैं अंदर आकर इसके बारे में बताता हूं। 1 मिनट बाद वो अंदर आए और बोले, ये मेरी बहुत मूर्खतापूर्ण हरकत थी, और मैं आपसे क्षमा मांगता हूं मिसेज हार्कर। मुझे डर है कि मैंने आपको बहुत डरा दिया होगा। लेकिन बात यह है कि जब प्रोफेसर बोल रहे थे, तब एक बड़ा चमगादड़ आकर खिड़की पर बैठ गया। हाल की घटनाओं के कारण मुझे इन अभागे जीवों से इतनी घृणा हो गई है कि मैं इन्हें सहन नहीं कर सकता। इसलिए मैं बाहर जाकर उस पर गोली चलाने गया, जैसा कि मैं इन दिनों शाम को करता रहा हूं जब भी मैंने किसी को देखा है। 8, तुम पहले इस बात पर मुझ पर हंसा करते थे। क्या तुमने उसे मारा? डॉक्टर वैन हेल्सिंग ने पूछा। मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है नहीं।
क्योंकि वो उड़कर जंगल में चला गया। इसके बाद बिना कुछ और कहे वो अपनी जगह पर बैठ गए और प्रोफेसर ने फिर से अपनी बात शुरू की। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक की कहानी देखी है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं जितनी जल्दी हो सके नया एपिसोड अपलोड कर सकूं। बस इतना ही कहनी थी मुझे। अब चलते हैं कहानी में। हमें इन बक्सों में से हर एक का पता लगाना होगा, और जब हम तैयार हो जाएं, तो हमें या तो इस राक्षस को उसके अड्डे में पकड़ना होगा या मारना होगा, या दूसरे शब्दों में कहें, उस मिट्टी को निष्क्रिय करना होगा ताकि वो फिर कभी उसमें शरण न ले सके। इस प्रकार अंत में हम उसे उसके मानव रूप में दोपहर और सूर्यास्त के बीच पा सकते हैं, और तब उससे सामना कर सकते हैं जब वो सबसे कमजोर होगा। और अब मैडम मीना, आज रात के बाद ये सब समाप्त है, जब तक सब कुछ ठीक न हो जाए। आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं कि आपको ऐसा जोखिम उठाने दिया जाए। जब हम आज रात अलग होंगे तो आपको और प्रश्न नहीं करने चाहिए। हम आपको उचित समय पर सब बता देंगे। हम पुरुष हैं और सह सकते हैं, लेकिन आपको हमारा तारा और हमारी आशा बने रहना चाहिए, और हम अधिक स्वतंत्रता से काम कर सकेंगे क्योंकि आप उस खतरे में नहीं होंगी जिसमें हम हैं। सभी पुरुष, यहां तक कि जोनाथन भी, राहत महसूस करते हुए दिखाई दिए, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि वे खतरे का सामना करें और शायद मेरी चिंता में अपनी सुरक्षा कम कर दें, जबकि शक्ति ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। लेकिन उन्होंने अपना निर्णय कर लिया था, और यद्यपि ये मेरे लिए बहुत कड़वी बात थी, मैं कुछ नहीं कह सकी सिवाय इसके कि उनकी मेरी ओर की गई शिष्ट और वीरतापूर्ण चिंता को स्वीकार कर लूं। मिस्टर मॉरिस ने चर्चा फिर शुरू की। चूंकि समय बर्बाद करने का मौका नहीं है, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम अभी तुरंत उसके घर को देख आएं। उसके लिए समय ही सब कुछ है, और हमारी तेज कार्रवाई शायद किसी और शिकार को बचा सकती है। मैं मानती हूं कि जब कार्रवाई का समय इतना पास आया तो मेरा हृदय डगमगाने लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे इससे भी बड़ा डर था कि यदि मैं उनके काम में बाधा या बोझ जैसी लगी तो वे मुझे अपनी सलाह मशविरों से पूरी तरह अलग कर सकते हैं। वे अब कारफैक्स चले गए हैं, घर में प्रवेश करने के साधनों के साथ। पुरुषों की तरह उन्होंने मुझे कहा कि मैं बिस्तर पर जाऊं और सो जाऊं, मानो कोई स्त्री तब सो सकती है जब जिनसे वह प्रेम करती है वे खतरे में हों। मैं लेट जाऊंगी और सोने का दिखावा करूंगी, ताकि जब जोनाथन लौटे तो उसे मेरी चिंता के कारण और परेशानी न हो। 1 अक्टूबर सुबह 4 बजे, जैसे ही हम घर से निकलने वाले थे, मेरे पास रेनफील्ड की ओर से एक अत्यावश्यक संदेश लाया गया। वह जानना चाहता था कि क्या मैं उससे तुरंत मिल सकता हूं, क्योंकि उसे मुझसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात कहनी थी। मैंने संदेश लाने वाले से कहा कि वो उससे कह दे कि मैं सुबह उसकी इच्छा पूरी करूंगा, क्योंकि इस समय मैं व्यस्त हूं। परिचारक ने जोड़ा, वो बहुत जिद कर रहा है, सर। मैंने उसे कभी इतना उत्सुक नहीं देखा। मुझे डर है कि यदि आप जल्द उससे नहीं मिले तो उसे उसका कोई हिंसक दौरा पड़ सकता है। मैं जानता था कि वो आदमी बिना किसी कारण के ऐसा नहीं कहेगा, इसलिए मैंने कहा, ठीक है, मैं अभी जाता हूं। और मैंने बाकी लोगों से कहा कि वे कुछ मिनट मेरा इंतजार करें, क्योंकि मुझे अपने मरीज से मिलना था। मुझे भी साथ ले चलो, मित्र जॉन, प्रोफेसर ने कहा। तुम्हारी डायरी में उसका मामला मुझे बहुत रुचिकर लगा, और उसका हमारे मामले से भी कभी कभी संबंध रहा है। मैं उससे मिलना बहुत चाहूंगा, खासकर जब उसका मन अशांत हो। क्या मैं भी आ सकता हूं? लॉर्ड गोडालमिंग ने पूछा। मैं भी? क्विंसी मॉरिस ने कहा। क्या मैं आ सकता हूं? हारकर ने कहा। मैंने सिर हिलाया, और हम सब एक साथ गलियारे से नीचे गए। हमने उसे अत्यधिक उत्तेजना की अवस्था में पाया, लेकिन उसके बोलने और व्यवहार में वह जितना मैंने उसे पहले कभी देखा था, उससे कहीं अधिक समझदार था। उसमें अपने प्रति एक असामान्य समझ थी, जो किसी पागल व्यक्ति में मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, और वह ये मानकर चल रहा था कि उसके तर्क पूरी तरह स्वस्थ लोगों पर भी प्रभाव डालेंगे। हम पांचों कमरे में गए
लेकिन पहले किसी ने कुछ नहीं कहा। उसकी मांग ये थी कि मैं उसे तुरंत पागल खाने से मुक्त कर दूं और घर भेज दूं। उसने अपनी पूरी तरह ठीक हो जाने और अपनी वर्तमान समझदारी के बारे में तर्क दिए। मैं आपके मित्रों से अपील करता हूं, उसने कहा, शायद वे मेरे मामले का न्याय करने में आपत्ति न करें। वैसे आपने मेरा परिचय नहीं कराया। मैं इतना हैरान था कि उस समय पागल खाने में किसी पागल व्यक्ति का परिचय कराने की विचित्रता मेरे ध्यान में नहीं आई। और फिर उस आदमी के व्यवहार में एक विशेष गरिमा थी। समानता की आदत इतनी अधिक थी कि मैंने तुरंत परिचय करा दिया। लॉर्ड गोडाल्मिंग, प्रोफेसर वैन हेल्सिंग, मिस्टर क्विंसी मॉरिस, टेक्सास से, मिस्टर जोनाथन हार्कर, मिस्टर रेनफील्ड। उसने एक एक करके सबसे हाथ मिलाया और कहा, लॉर्ड गोडाल्मिंग, मुझे विंडह में आपके पिता का समर्थन करने का सम्मान मिला था। आपके इस उपाधि को धारण करने से मुझे ये जानकर दुख हुआ कि वे अब नहीं रहे। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें जानने वाला हर कोई उनसे प्रेम और सम्मान करता था। और मैंने सुना है कि अपनी युवावस्था में उन्होंने जली हुई रम का एक पंच बनाया था, जो डर्बी की रात बहुत लोकप्रिय हुआ था। मिस्टर मॉरिस, आपको अपने महान राज्य पर गर्व होना चाहिए। उसका यूनियन में प्रवेश एक ऐसी मिसाल था जिसके भविष्य में दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। जब ध्रुव और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सितारों और धारियों के साथ गठबंधन कर सकते हैं, संधियों की शक्ति भविष्य में विस्तार का एक महान साधन सिद्ध हो सकती है। जब मुनरो सिद्धांत अपना वास्तविक स्थान एक राजनीतिक कल्पना के रूप में ग्रहण करेगा, और वैन हेल्सिंग से मिलने के आनंद के बारे में कोई व्यक्ति क्या कह सकता है? महोदय, मैं किसी भी पारंपरिक उपाधि को छोड़ने के लिए क्षमा नहीं मांगता। जब किसी व्यक्ति ने मस्तिष्क पदार्थ के निरंतर विकास की खोज करके चिकित्सा विज्ञान में क्रांति ला दी हो, तब परंपरागत रूप उपयुक्त नहीं लगते, क्योंकि वे उन्हें किसी एक वर्ग तक सीमित करते प्रतीत होते हैं। आप सज्जनों, जो राष्ट्रीयता, वंशानुगत गुणों या प्राकृतिक प्रतिभाओं के कारण इस चलती दुनिया में अपने अपने स्थान धारण करने के योग्य हैं, मैं आपको साक्षी मानता हूं कि मैं कम से कम उन अधिकांश लोगों जितना समझदार हूं जो अपनी स्वतंत्रता के पूर्ण अधिकार में हैं। और मुझे विश्वास है कि आप, डॉक्टर सीवार्ड, जो मानवतावादी, विधि चिकित्सक और वैज्ञानिक भी हैं, मुझे ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना अपना नैतिक कर्तव्य समझेंगे जिसे असाधारण परिस्थितियों में माना जाना चाहिए। उसने ये अंतिम निवेदन इतनी विनम्रता और विश्वासपूर्ण शैली में किया कि उसमें एक विशेष आकर्षण था। मुझे लगता है कि हम सब स्तब्ध रह गए थे। मेरी अपनी ओर से उस व्यक्ति के स्वभाव और इतिहास के बारे में अपने ज्ञान के बावजूद मुझे ये विश्वास होने लगा था कि उसकी बुद्धि वापस आ गई है। मुझे तीव्र इच्छा हुई कि मैं उससे कह दूं कि मैं उसकी समझदारी से संतुष्ट हूं और सुबह उसके रिहा होने की आवश्यक औपचारिकताओं की व्यवस्था कर दूंगा। फिर भी मैंने ऐसा गंभीर कथन करने से पहले इंतजार करना बेहतर समझा, क्योंकि मैं पुराने अनुभव से जानता था कि ये विशेष मरीज अचानक बदलावों का शिकार होता था। इसलिए मैंने केवल इतना कहा कि वो बहुत तेजी से सुधरता हुआ प्रतीत हो रहा है कि मैं सुबह उससे लंबी बातचीत करूंगा और फिर देखूंगा कि उसकी इच्छाओं को पूरा करने की दिशा में क्या किया जा सकता है। इससे वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसने जल्दी से कहा, लेकिन मुझे डर है, डॉक्टर सीवार्ड, कि आप मेरी इच्छा को पूरी तरह नहीं समझ रहे हैं। मैं अभी, इसी समय, इसी क्षण यहां से जाना चाहता हूं, यदि संभव हो। समय बहुत महत्वपूर्ण है और उस बूढ़े दरांती वाले के साथ हमारे मौन समझौते में समय ही समझौते का सार है। मुझे विश्वास है कि डॉ. सीवार्ड जैसे प्रशंसनीय चिकित्सक के सामने इतनी सरल, फिर भी इतनी महत्वपूर्ण इच्छा रखना ही उसके पूरा होने के लिए पर्याप्त है। उसने मुझे तीखी निगाहों से देखा और मेरे चेहरे पर नकारात्मकता देखकर बाकी लोगों की ओर मुड़ा और उन्हें ध्यान से परखा। जब उसे वहां भी कोई पर्याप्त उत्तर नहीं मिला, तो वो आगे बोला, क्या यह संभव है कि मैं अपनी धारणा में गलत था? हाँ, आप गलत थे, मैंने स्पष्ट रूप से कहा। लेकिन उसी समय
जैसा मुझे लगा, बहुत कठोरता से। कुछ देर की खामोशी रही और फिर उसने धीरे धीरे कहा, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी प्रार्थना का आधार बदलना होगा। मुझे ये रियायत, ये वरदान, ये विशेषाधिकार दीजिए, जो भी आप इसे कहना चाहें। मैं ऐसे मामले में व्यक्तिगत आधार पर नहीं, बल्कि दूसरों की खातिर विनती करने को तैयार हूं। मैं आपको अपने सभी कारण नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वे अच्छे, ठोस और निस्वार्थ कारण हैं, और वे कर्तव्य की सर्वोच्च भावना से उत्पन्न हुए हैं। यदि आप, महोदय, मेरे हृदय में झांक सकते, तो आप उन भावनाओं को पूरी तरह स्वीकार करते जो मुझे प्रेरित कर रही है। नहीं, इससे भी अधिक, आप मुझे अपने सबसे अच्छे और सच्चे मित्रों में गिनते। ये थी आज की कहानी। आगे की कहानी देखने के लिए जुड़े रहिए फ्यूचरलेंस के साथ, क्योंकि यहीं पर मिलेगा आपको नेक्स्ट एपिसोड।